वंदे मातरम प्यारे साथियों, इस क्लास में हम 13 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। प्लस में हम कल के प्रश्नों को रिवाइज भी करेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं और आपको यहाँ पर डेली पीडीएफ मिल जाएगी। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है। तो जो लॉन्ड्रिंग संपत्तियां होती है, जो काला धन होता है जिसके द्वारा विदेशों में जो संपत्ति विकसित की जाती है, उसके लिए इंटरपोल के द्वारा अभी पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया गया है। इंटरपोल जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल पुलिस होता है, इंटरनेशनल पुलिस, और इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को होती है। 7 सितंबर 1923 को होती है, इसलिए 7 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है इंटरपोल का। और पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया है और किसकी अनुशंसा या किसके कहने पर, तो इटली के कहने पर पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया है इंटरपोल ने। जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं या जो संपत्तियाँ होती है लॉन्ड्रिंग के विदेशों में, उनके लिए विदेशों में लॉन्ड्रिंग संपत्ति पर नज़र रखने के लिए और उन्हें जब्त करने के लिए इंटरपोल के द्वारा पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया गया है। इंटरपोल की ही बात करें तो यह रेड नोटिस किस लिए जारी करता है, तो जो वांछित अपराधी होते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल जो रेड नोटिस जारी करता है। येलो नोटिस लापता व्यक्तियों के लिए जारी करता है, लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए। और ब्लैक जो नोटिस है यह अज्ञात शवों की पहचान के लिए जो यह जारी करता है इंटरपोल। अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है इंटरपोल से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, तो भारत नेट पोर्टल अभी हाल ही में अमित शाह ने लॉन्च किया था सीबीआई के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है, तो ग्लेन रॉकेट का संबंध ब्लू ओरिजिन कंपनी से है। और 32 मंजिला ऊंचा है, लगभग 300 फीट ये लंबा है, 300 फीट 20 फीट इसकी ऊंचाई है। जो ब्लू ओरिजिन कंपनी का रॉकेट है ग्लेन रॉकेट। ग्लेन रॉकेट इसका नाम जॉन ग्लेन के नाम पर रखा गया है, जो कि एक अंतरिक्ष यात्री थे। तो ग्लेन रॉकेट यह किस कंपनी का है, ब्लू ओरिजिन कंपनी का है और जेफ बेजोस की कंपनी यह। इसकी जो लंबाई है यह 320 फीट रहने वाली है। आप अनुमान लगा सकते हैं, फोटो में देख सकते हैं कि इस स्टेचू से भी कितने 3 गुना लगभग यह ऊंचा है। तो 320 फीट इसकी ऊंचाई है, लगभग 32 मंजिला ऊंचा ग्लेन रॉकेट है यह। और इसकी क्षमता कितनी होगी, तो जो 45 टन इसकी क्षमता होगी जो अंतरिक्ष में ले जाने की। और अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में लेकर जाएगा यह रॉकेट ग्लेन रॉकेट। अगर भारत के इसरो के अंतरिक्ष के कुछ मिशन की बात करें तो स्पेडेक्स मिशन अभी हमने PSLV-C16 के द्वारा लॉन्च किया था। और इससे जो 2 उपग्रह है उनकी डॉकिंग की जाने की संभावना थी, अर्थात 2 उपग्रह आपस में अंतरिक्ष में जुड़ेंगे, तो डॉकिंग की संभावना इसी मिशन के द्वारा भेजी गई है हमने। इसरो की 100वीं उड़ान किस रॉकेट से होगी, 100वीं उड़ान कब किस रॉकेट से करेगा इसरो ने की है, तो जो GSLV F-15 है इसके द्वारा 100वीं उड़ान करेगा इसरो अपनी। एक्सपोसेट PSLV-C58 के द्वारा हमने एक्सपोसेट को लॉन्च किया था। आदित्य L1 को हमने PSLV-C57 के द्वारा लॉन्च किया था, जो सूर्य के अध्ययन के लिए गया है और L1 लॉन्ग रीजन 1 पॉइंट पर यह जाएगा। चंद्रयान 3 को हमने LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया था और ये 23 अगस्त की तारीख को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होता है। और इसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा हुई है। EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 यह हमने SSLV D3 के द्वारा लॉन्च किया गया था, शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV-C11 के द्वारा हमने किसे लॉन्च किया था, तो जो हमारा चंद्रयान फर्स्ट था इसे हमने PSLV-C11 के द्वारा लॉन्च किया था। PSLV-C25 के द्वारा हमने किसे लॉन्च किया था, तो जो हमारा मोम मिशन था, जो मंगलयान मिशन था, इसे PSLV-C25 के द्वारा भेजा गया था। PSLV-C37 इसके द्वारा हमने रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को एक ही बार में लॉन्च किया था, आपको ध्यान रखना है। और CE-20 अभी हाल ही में यह क्या है जिसका अभी सफल परीक्षण किया गया था महेंद्रगिरी से, तो यह क्रायोजेनिक इंजन है CE-20 और इसका सफल परीक्षण अभी कहाँ से हुआ था, तमिलनाडु महेंद्रगिरी से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना तापमान अधिक दर्ज हुआ है, ये भी आपको ऐड करना है प्रश्न में। हाल ही में कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर
पूर्ण औद्योगिक स्तर से कितना तापमान अधिक दर्ज हुआ है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान अधिक दर्ज किया गया है जो औद्योगिक पूर्व समय था उससे। और हमारा सीमा तय की थी, हमने लक्ष्य तय किया था कि पृथ्वी का जो वर्तमान का तापमान है वह पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य था। लेकिन ये इसको भी पार कर चुका है। जो औद्योगिक पूर्व का समय था हमारा, उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान इतना अधिक नहीं होना था। तो हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है, हमारा 2024 रहा है अभी का। और ये जो औद्योगिक पूर्व समय था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। तो पहली बार 2024 में पार किया इतना तापमान को। और इसके आपको भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे अभी कैलिफोर्निया जहाँ यूएसए में आग लगी है, वो बिल्कुल जंगलों की आग काबू नहीं हो रही है, और जिसे हम हॉलीवुड सिटी के नाम से जानते हैं। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सक्षम देश होने के बाद भी वहाँ पर इस तरह की त्रासदी हुई है। तो तापमान बढ़ने के दुष्परिणामों को आप अभी वर्तमान में भी देख सकते हैं। 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। 2024 में जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो सीमा थी, इसे भी पार कर चुका है औद्योगिक पूर्वकाल का। और इसका एक मेन रीज़न क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग इसका मेन कारण है। 22 जुलाई 2024 का जो दिन था, ये पृथ्वी पर 2024 का सबसे गर्म दिन था। सबसे गर्म दिन था 22 जुलाई 2024 का। और 2024 में विश्व का औसत तापमान की अगर बात करें तो विश्व का औसत तापमान कितना रहा था, तो 17.16 डिग्री सेल्सियस, 17.16 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान रहा था औसतन। अर्थात जो ध्रुवीय क्षेत्र है उन्हें भी मिला ले बर्फीले क्षेत्र, और पूरे अगर विश्व का तापमान देखें औसत, तो 17.16 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान रहा है, जो कि बहुत अधिक है। मतलब जहाँ पर बर्फ है वहाँ पर भी अगर 17 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा तो क्या होना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है, तो सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार विश्व में दूसरे स्थान पर है भारत राजमार्गों के नेटवर्क में। यह रिपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा जारी की गई है। नेशनल हाईवे नेटवर्क में भारत विश्व में दूसरी स्थान पर है। पहले स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्गों के लंबाई में यूएसए पहले नंबर पर है, और विश्व में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में भारत दूसरे नंबर पर है विश्व में। और चीन को पीछे रखकर भारत ने दूसरी रैंक हासिल की है। 2024 में अभी वर्तमान में 1,86,145 किलोमीटर जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। अगर मेट्रो लाइन की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी, मेट्रो लाइन की लंबाई में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, तो भारत तीसरे स्थान पर था मेट्रो लाइनों की लंबाई में। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 44 जो है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। एशिया पावर इंडेक्स में हमारी तीसरी रैंक है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में चौथा स्थान है, और इंटरनेट शटडाउन में हमारा पहला स्थान है विश्व में। साइबर अपराध में कौन सा स्थान है हमारा, तो साइबर अपराध में 10वें स्थान पर है हम विश्व में। मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है हम विश्व में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूखमरी सूचकांक में 105वें स्थान पर है हम विश्व में। और जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें 159वें स्थान पर है हम प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। यह आंकड़े भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है, तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है यह जो डेनमार्क की संस्था है उसके द्वारा। तो जो कप्पड़ और चल समुद्र तट है यह केरल के, जिन्हें अभी ब्लू फ्लैग का प्रमाणन मिला है। ब्लू फ्लैग का प्रमाणन प्राप्त को जारी कौन करता है, तो ब्लू फ्लैग का जो प्रमाणन है इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन इसे जारी करता है। और डेनमार्क की संस्था है फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन। और किस बेस पर, तो स्वच्छ बीज, जो स्वच्छ साफ सुथरे तट होते वह होने चाहिए, पानी वहाँ का साफ होना चाहिए, और वह इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले तट होने चाहिए। तो इन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन के द्वारा। तो अभी जो कप्पड़ और चल समुद्र तट है इन्हें मिला है, ये केरल के हैं दोनों। अगर बात करें भारत में पहली बार ब्लू फ्लैग है यह किस बीच को मिला था, तो जो पूरी उड़ीसा का बीच है इसे मिला था पहली बार भारत में ब्लू फ्लैग। अभी कप्पड़ और चल बीच क्षेत्र को जो ब्लू टैग का ये खिताब मिला है यह केरल के है। और वर्तमान में भारत में 13 ब्लू फ्लैग बीच है, कुल 13 जो ऐसे तट है या बीच है जिन्हें ब्लू फ्लैग का टैग मिला हुआ है भारत के। नेक्स्ट प्रश्न अगला हमारा, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका
पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो अमेरिकी पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़, इसके द्वारा अभी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी हमारे नीरज जी चोपड़ा जी को चुना गया है। नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था और भारत का यह सेकेंड व्यक्तिगत गोल्ड पदक था ओलंपिक में। पहला गोल्ड मेडल कौन जीता था भारत के लिए ओलंपिक में? तो यह अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा जीता गया था शूटिंग में, और भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल था यह। दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा जी लाते, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था 87.58 मीटर भाला फेंककर, और पेरिस ओलंपिक में इनके द्वारा सिल्वर पदक जीता गया है और 89.45 मीटर इन्होंने भाला फेंका था पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल कौन जीत कर लाया था? तो यहाँ पर जो असरद नदी में पाकिस्तान के ये 92 मीटर जो प्लस है भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीते थे। और इस लिस्ट में ये किस स्थान पर है? तो ये अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड में छठे स्थान पर। इन्होंने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया है, तो ये छठे स्थान पर रहे और नीरज चोपड़ा जी को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया गया है। और 7 अगस्त की बात करें तो इसलिए इस दिन इन्होंने यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए 7 अगस्त की तारीख को भारत में राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है। जेवलिन फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। पहली बार अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने, जो अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ की महासभा है, उसने 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है और 30 मई को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? आलू दिवस। भारत में 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस 17 सितंबर को मनाया जाएगा। और संविधान हत्या दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है गृह मंत्री जी ने। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई के अभी हाल ही में सचिव कौन बने? तो देवजीत सेकिया जी यह बीसीसीआई के सचिव बने। अगर कुछ अभी हाल ही में क्रिकेट की दुनिया में जो अभी नियुक्त हुए जो संस्थाओं के अध्यक्ष, उन्हें देखते हैं। जय शाह जी यह अभी आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके अध्यक्ष नियुक्त हुए, और इसके अध्यक्ष नियुक्त होने वाले सबसे युवा है अभी तक जय शाह जी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएई दुबई में इसका मुख्यालय है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। सेमी सिल्वा जी यह श्रीलंका के, और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अभी हेड को नियुक्त हुए, तो यह सेमी सिल्वा जी नियुक्त हुए, और कहाँ के? श्रीलंका के। बहादुर सिंह सांगू ये शॉटपुट के खिलाड़ी है, और अभी हाल ही में यह भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए बहादुर सिंह सांगू जी। और किस खेल के खिलाड़ी थे यह? तो शॉटपुट के खिलाड़ी थे, और एशियन गेम में इन्होंने शॉटपुट में गोल्ड मेडल भी जीता था भारत के लिए। अंजू बॉबी जॉर्ज की अगर बात करें तो यह एथलीट है और यह लंबी कूद से संबंधित है, लंबी कूद की खिलाड़ी थी, और अभी हाल ही में इन्हें एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है इसके अंतर्गत ही एक आयोग है एथलीट आयोग, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया है, और ये लंबी कूद की खिलाड़ी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। देवजीत सेकिया जी अभी हाल ही में इन्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका मुख्यालय है बीसीसीआई का। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो रोजर बिन्नी जी बीसीसीआई के अध्यक्ष है वर्तमान में। प्रभजेत सिंह अभी हाल ही में बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रभजेत सिंह को बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम 12 जनवरी को मनाते हैं, आप सभी को जैसा पता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 इस राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। और इसकी शुरुआत कब से होती है, किस वर्ष से मनाना प्रारंभ हुआ है? तो 1984 से इसकी शुरुआत होती है जो राष्ट्रीय युवा दिवस है इसे मनाने की। अगर स्वामी विवेकानंद के बचपन के नाम की बात करें तो नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को होता है। अगर बात करें इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, जो पहला विश्व धर्म सम्मेलन था, वहाँ पर कब भाग लिया था यूएसए में? तो सितंबर 1893, सितंबर भी ध्यान में रखना है आपको, सितंबर 1893 में इन्होंने भाग लिया था विश्व धर्म सम्मेलन ने शिकागो में। और शिकागो को ही विश्व की मांस की मंडी भी कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में की थी, और कहाँ की थी? तो वेल्लूर मठ है जो वेस्ट बंगाल में, वेल्लूर मठ में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और इनके गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण जी थे परमहंस, वह इनके गुरु थे।
स्वामी विवेकानंद जी के। अगर इन्हें बात करें, इन्हें स्वामी विवेकानंद का नाम किसने दिया है? इनका मूल नाम तो नरेंद्रनाथ दत्त था, बचपन का नाम। तो इन्हें जो स्वामी विवेकानंद का नाम किसने दिया है? तो खेतड़ी के जो महाराजा थे अजीत सिंह जी, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी के द्वारा इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और इनका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो दरिद्र नारायण की सेवा, अर्थात जो गरीब है उसकी सेवा ही नारायण की सेवा है। इनके लिए इनका कहना है कि जो गरीब है उनकी सेवा करो, तो यही नारायण की सेवा है। इनकी प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी है? तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका के जो संस्थापक कौन थे इसे प्रकाशित करने वाले? तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका स्वामी विवेकानंद जी की थी। और इनकी जो मुख्य इनके द्वारा लिखी गई बुकें कौन सी किताबें? तो राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें है स्वामी विवेकानंद जी की। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित की गई है। संक्रामक रोग अनुसंधान लेबोरेटरी यह साउथ इंडिया की पहली है, दक्षिण भारत की पहली है यह, और बेंगलुरु में इसे स्थापित किया जा रहा है। संक्रामक रोग कौन से रोग होते हैं? जो पानी, हवा छूने के द्वारा या सांस लेने से फैलने वाले जो रोग होते हैं यह संक्रामक रोग होते हैं। यह वायरस, फंगस के द्वारा फैलते हैं और जो इनके माध्यम भी हवा, पानी या भोजन के द्वारा यह एक दूसरे से संपर्क में आने के द्वारा एक दूसरे को फैलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यह पुणे में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अभी हाल ही में अपने यहाँ के किस राज्य ने अपने यहाँ के जो लोक सेवा आयोग के जहाँ वहाँ का प्रशासन प्रशिक्षण देता है उसका नाम मनमोहन सिंह जी के नाम पर कर दिया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान किस राज्य ने नाम पर किया इनके अभी इनके निधन के बाद? तो हिमाचल प्रदेश ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर यहाँ के लोक प्रशासन संस्थान का नाम परिवर्तित कर दिया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? तो किसके द्वारा? केंद्रीय जो मंत्रालय हमारा संस्कृति मंत्रालय इसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है यहाँ पर जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा कलाग्राम की स्थापना की गई। महाकुंभ जिसका प्रारंभ आज 13 जनवरी से हो चुका है। आज जो पौष पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा का दिन है और आज ही के दिन जो महाकुंभ प्रारंभ होने जा रहा है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश की धरती पर इसका महाकुंभ का आयोजन होना है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है जिसका आयोजन वर्तमान में भारत की भूमि पर हो रहा है, त्रिवेणी में, जो कि प्रयागराज में इसका आयोजन प्रारंभ हो चुका है। और पौष पूर्णिमा को आज से प्रारंभ होकर पहला शाही स्नान भी आज हो चुका है प्रयागराज में। तो प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास में यहाँ से कुछ दूरी पर रेलवे स्टेशन से कलाग्राम स्थापित किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और संस्कृति मंत्रालय को इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो जो गाँव की रहन सहन है, जो गाँव को रहने का तरीका है, वहाँ का जो खाना है, वहाँ की जो वेशभूषा है, गाँवों की जो गाँवों का संगीत है, जो गाँवों की पेंटिंग है, तो गाँवों की पूरी वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो भी गतिविधियाँ है, दैनिक गतिविधियाँ, उन्हें विश्व के पटल पर बताने और वहाँ पर सभी को उस भारत की संस्कृति से परिचित कराने के लिए कलाग्राम की स्थापना की गई है महाकुंभ क्षेत्र में प्रयागराज में। अभी 76वां अस्थायी जिला भी किसे बनाया गया है? तो 76वां अस्थायी जिला भी महाकुंभ क्षेत्र को बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का इसमें 123वां स्थान है चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग में। अर्थात हम बूढ़े लोगों को, जो हमारी बूढ़ी होती हुई समाज या पीढ़ी है, उसे संभालने के लिए कितना हम सक्षम हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को मनाया गया है। ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 की मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? दुनिया का तीसरा और भारत का पहला एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो यहाँ के जोसेफ ओन बने हैं और हिजबुल्लाह संगठन लेबनान का है। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू किया है? अपने यहाँ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लागू किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां स्थान, 85वां स्थान है भारत का इसमें। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित करने वाला है? तो मौसम विज्ञान विभाग यह अपनी झांकी प्रदर्शित करेगा।
भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो ये INS वाघशीर है। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो यह फोनपे और ICICI लोम्बार्ड बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। महाकुंभ बीमा क्षेत्र। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रारंभ की थी। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? ये आज के करंट का रिवीजन है। तो पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया गया है जो इंटरपोल के द्वारा। चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? तो यह ब्लू ओरिजिन कंपनी का है और ये जेफ बेजोस की कंपनी है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में जो औद्योगिक काल के समय के बाद से कितना अधिक तापमान पहली बार टच हो चुका है? तो 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान ये टच को पार कर चुका है वर्ष 2024 में औद्योगिक पूर्व काल से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्री तट इनका संबंध कहाँ से है? तो केरल से इनका संबंध है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा जी को। BCCI के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सेकिया जी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस हमने 12 जनवरी को मनाया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो यह बेंगलुरु में स्थापित होगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संस्कृति गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? तो यह प्रयागराज में स्थापित किए महाकुंभ क्षेत्र में। धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अगर आपका कुछ सजेशन हो वीडियो के बारे में तो अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।